हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को क्यों नहीं समझाया गया। आज का जो लेक्चर है उसमें अपन देखेंगे, लेक्चर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को क्वांटम थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से समझाया गया, आइंस्टीन के द्वारा किस प्रकार से समझाया गया। तो कल अपन ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसी प्रकार उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जबकि अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स ने थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार अपने पास जो विकिरण की ऊर्जा है वो किसके रूप में गति करती है, वेव फ्रंट के रूप में गति करती है। ठीक है, इन सभी अवधारणाओं और जो अपने पास एक चीज़ होती है वो थी अपने पास टाइम डिले, कि आपके पास जब आपके पास क्या होता है, धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर कोई भी विकिरण आपतित होती है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो उन दोनों के बीच में कोई समय टाइम डिफरेंस होता है। इस कारण क्लासिकल मैकेनिक्स ने यह बताया, जबकि अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अंदर कोई टाइम डिले नहीं था। तो आज अपन जानेंगे आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी क्या थी और क्वांटम थ्योरी के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार से समझाया गया। तो आइंस्टीन ने बताया कि जो अपने पास रेडिएशन एनर्जी होती है वो वेव फ्रंट के रूप में न होकर क्वांटा के रूप में होती है। क्वांटा मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैक्स प्लांक ने भी क्वांटा के बारे में बताया था। तो क्वांटा या पैकेट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो रेडिएशन एनर्जी क्वांटा के रूप में होती है या पैकेट्स के रूप में होती है, जिनको बोला जाता है फोटोन। ठीक है, और इनकी जो मिनिमम जो एनर्जी होगी फोटोन की वो अपने पास होगी एच न्यू। ठीक है, जहाँ पे न्यू अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एच अपने पास था प्लांक कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक। तो ये अपने पास आइंस्टीन की जो है वो अपने पास परिकल्पना है, या आइंस्टीन का मानना है कि अपने पास ये एनर्जी होती है, किसकी, रेडिएशन एनर्जी या लाइट की एनर्जी। ठीक है, तो जब अपने पास पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा का फोटोन धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है, तो उस जो अपने पास फोटोन आपतित हो रहा है उसका अवशोषण के बाद में अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इस कारण उसका तुरंत अवशोषण होगा फोटोन का, और अवशोषण होते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्सर्जित होते ही आपके पास क्या आ जाएगा, उत्सर्जन के बीच और आपतन के बीच कोई समय पश्चाता नहीं होगी, यानी टाइम लैग नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आपके पास जैसे ही फोटोन अपने पास मेटल के ऊपर आपतित होता है, तुरंत आपके पास क्या निकल के जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, अब न्यू फ्रिक्वेंसी वाले जो फोटोन की एनर्जी अपन ने पहले बताई है कि इसकी एनर्जी आपके पास ई बराबर क्या होगी, एच न्यू होगी। अब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए अपन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रही थी निर्भर करती है। जबकि आइंस्टीन के अनुसार या क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये किसके ऊपर, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे अपन प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होती है आपके पास, डिपेंड होती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टॉपिक पोटेंशियल भी अपने पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करेगी।
तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी किसके ऊपर निर्भर कर रही है, न्यू के ऊपर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसके ऊपर कर रहा है, न्यू के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अगले अपन बात करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अपने पास बताता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की विकिरण धातु की पृष्ठ पर अपन आपतित करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन नहीं होता है इसका मतलब वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी समझाया गया। ठीक है यहाँ तक। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो अपने पास एनर्जी होगी वो ही क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी। या दूसरी परिभाषा अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रेडिएशन की मिनिमम एनर्जी ही वर्क फंक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को धातु की पृष्ठ से या पोटेंशियल बैरियर से बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी अपने पास क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी। ठीक, तो इससे कम एनर्जी अपन डालेंगे, कम एनर्जी का प्रकाश डालेंगे धातु की पृष्ठ पर तो आपके पास क्या नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी कहलाती है वही अपने पास कहलाती है वर्क फंक्शन। इसको अपन डिनोट करते हैं एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट अपने पास है क्वांटम थ्योरी के अनुसार, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अपने पास जो आइंस्टीन और क्वांटम थ्योरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझा पाया, जबकि वहाँ पे अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं समझा पाया। ठीक है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अपने पास होती है कि अपन एच न्यू ऊर्जा का फोटोन धातु की पृष्ठ पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है तो इस ऊर्जा में से एच न्यू ऊर्जा यानी वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन के इक्वल टू एच न्यू नॉट ऊर्जा किसके द्वारा, धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च कर दी जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी खर्च कर दी, इसके बाद में जो बची एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है, वो अपने पास क्या आती है, धातु की इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो एच न्यू ऊर्जा का फोटोन जब धातु की पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा में एच न्यू नॉट ऊर्जा उसको बाहर निकालने के लिए तथा बची हुई ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा में प्रदान करती है या उसको गतिज ऊर्जा के उसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है या उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर आपके पास हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइव, जहाँ पे फाइव अपने पास है वर्क फंक्शन। अब अपने पास न्यू बराबर न्यू नॉट हो तो काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा जब अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो यहाँ से अपने पास फाइव बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, तो फाइव का मान अपन पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को ही अपन बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो डिपेंड कर रही है कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने पास आया था ई वी नोट, जहाँ पे अपने पास ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी नोट था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ई वी नॉट। तो आगे अपने पास जो ऊपर वाली आइंस्टीन इक्वेशन से अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आती है, इसको सोल्व करने के बाद में ये, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इस इक्वेशन के द्वारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं। तो जो ये एच अपॉन है ई है ये तो अपने को किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और ये अपने पास जो माइनस फाइव अपॉन ई है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को।
वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से अपन इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ खींचते तो ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ की सहायता से अपन धातु के वर्क फंक्शन का मान निकाल सकते हैं और प्लांक कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सपेरिमेंट है कि अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ से अपने पास क्या निकल सकता है, धातु का वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं और एच प्लांक कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आपतित रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, एच नी हो जाएगी। एच नी होने के बाद में अब अपन क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं। ठीक है, इस जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसी प्रकाश की अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो उसके अंदर इंटेंसिटी बढ़ाने के अंदर आपतित होने वाले फोटोन की संख्या में क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। आपतित होने वाले फोटोन की संख्या आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो आपतित फोटोन की संख्या इंक्रीज होने के कारण उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भाग लेंगे, करंट में भाग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार जब प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपतित होने वाले फोटोन की संख्या बढ़ती है। आपतित होने वाले फोटोन की संख्या बढ़ती है तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो अपने पास करंट का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब करंट डिपेंड अपॉन इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। तो करंट डिपेंड होती है आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। यहाँ से अपने पास ये वाला कर्व निकल के आता है। ठीक है, आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट समानुपाती होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। तो ये अपन ने बताया कि किस प्रकार से अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ेगा। यदि आपतित होने वाले फोटोन की संख्या प्रति यूनिट एरिया और प्रति यूनिट टाइम n हो तो अपने पास लाइट इंटेंसिटी आपके पास हो जाएगी NH न्यू। ठीक है, तो n का मान बढ़ाने पर यहाँ पे अपने पास I का मान बढ़ाने पर n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। n का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, इंटेंसिटी से हो रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अपने पास आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या एक्सप्लेन कर पाई कि आपके पास फर्स्ट यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी को किसके रूप में समझा पाई, वर्क फंक्शन के रूप में समझा पाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपतित होने वाले प्रकाश की जो एनर्जी होती है वो होती है अपने पास पैकेट्स के रूप में, फोटोन के रूप में और क्वांटा के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास क्वांटम जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब अपन मानते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपने पास जो होता है फोटोन का रेस्ट मास आपके पास होता है 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास मोमेंटम लिख सकते हैं फोटोन का E/c। ठीक है, मोमेंटम अपन इसका लिख सकते हैं E/c के न्यू। तो E बराबर अपने पास आपतित होने वाले फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी वो h न्यू का मान इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से C बराबर न्यू लैम्डा से अपन पुट कर सकते हैं न्यू/c बराबर 1/λ। तो आपके पास P का मान आ जाएगा h/λ। तो जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो किसके रूप में होता है, तरंग दैर्ध्य के रूप में, वेवलेंथ के रूप में होता है। तो इस इक्वेशन से अपन आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से लिख सकते हैं
आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से आपके पास ई बराबर ई अपॉन एम बराबर ई अपॉन सी स्क्वायर या ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। तो वहाँ से अपने पास ये हो गया, तो ई का मान आपके पास हो जाएगा एच न्यू, और यहाँ से एच न्यू ई का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं पी इंटू सी। तो आपके पास आपतित होने वाले फोटोन का मूविंग मास आपके पास आ जाएगा एम बराबर पी अपॉन सी। रेस्ट मास कितना होगा 0, और जब वो मूव करता है उस कंडीशन में इसका मास होता है पी अपॉन सी। ठीक है, यहाँ तक। आगे अपन पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स इसको क्यों नहीं समझा पाई, और क्वांटम मैकेनिक्स ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया।